दोस्तों, आज की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच हत्याकांड का है। आखिर भारत में ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बेसन घाटी स्थित है। वहां पर लगभग 2000 से ज्यादा लोग सुंदरता का आनंद ले रहे थे और वहां के आतंकवादियों ने अचानक से हिंदू और मुसलमानों पर विभेद करके हत्याकांड चालू कर दिया। जो लोग मुसलमान थे उनसे कलमा पढ़वा रहे थे, जो कलमा पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया जाता था और जो हिंदू थे उनको सीधे मस्तिष्क में गोली मार दिया जाता था। इसी हत्याकांड के चलते 26 निर्दोष लोग मारे गए और जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इसी हत्याकांड के चलते भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 6 से 8 किलोमीटर दूर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बेसन घाटी में दहशत फैल गई। लगभग 2000 पर्यटक यहाँ की सुंदरता का आनंद ले रहे थे जब 3 आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, उनके सिर पर सटीक गोली मार रहे थे। वहीं मुसलमानों से वे कलमा पढ़ा रहे थे और जो सुना रहा था उसे छोड़ दे रहे थे, जबकि अन्य को बेरहमी से मार डाला। इस निर्मम हत्याकांड में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। मरने वालों की विधवाओं का करुण क्रंदन और चीख पुकार घाटी में गूंज रही थी। हैवानियत की हद पार करते हुए आतंकवादियों ने उनसे कहा कि जाकर मोदी से यह बात बता देना। यह भयावह घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने में सनसनी फैला दी। दरअसल हरियाणा के करनाल जिले के भूसली गांव का एक हृदय विदारक दृश्य था। नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जमीन पर लहूलुहान पड़े थे, मानो किसी ने उनके प्राण हर लिए हो। उनकी पत्नी सुध बुध खोई हुई उनके पास बैठी थी। उस मौन दृश्य में न कोई शिकवा था न कोई शिकायत, फिर भी वह तस्वीर एक गहरी कहानी कह रही थी, अनगिनत सवाल खड़े कर रही थी। इस मार्मिक फोटो ने पूरे हिंदुस्तान को अंदर तक झकझोर करके रख दिया। जब यह दुखद खबर सऊदी अरब पहुंची, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक दौरे पर थे, तो उन्होंने तत्काल अपना दौरा बीच में ही रोक दिया। भारत लौटकर उन्होंने अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ एक उच्च स्तर का बैठक किया, जिसमें आगे की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। वक्त बीतता गया और आखिरकार वह दिन आया। 3 मई 2025 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल थे। गहन मंथन के बाद उन्होंने उस कायराना हमले का बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। इस जवाबी कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो मंजर दुनिया ने देखा वह भारतीय सैन्य शक्ति और संकल्प का अद्वितीय प्रदर्शन था। ऑपरेशन सिंदूर की यह कहानी आज हम अपनी इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत की वीर सेना ने क्या अद्भुत पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए वे कोटि कोटि सैल्यूट के हकदार हैं। पूरी कथा सुनने के बाद आप भी निसंदेह कहेंगे कि यह सामान्य नहीं बल्कि असाधारण शौर्य गाथा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शहजादा विक्रम। आज की हमारी कहानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस जघन्य हमले पर आधारित है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी थी। 7 मई 2025 की वह तारीख थी जब देश भर के लगभग 244 जिलों को एक गुप्त संदेश भेजा गया। इस संदेश में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया था। गांव-गांव, शहर-शहर, आम नागरिक से लेकर खास व्यक्ति तक, सेना के जवान हो या कोई और, सभी को इस अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने के लिए कहा गया। एक तरफ पूरे देश में यह तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया इसे एक अलग रंग दे रही थी। वे इसे मात्र एक मॉक ड्रिल बता रहे थे, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान पर दबाव बनाना था। उनका मानना था कि यह मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है और पाकिस्तान इससे डरने वाला नहीं है।
पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान भी इसी सुर में बज रहे थे। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात लगभग 1 बजे के आसपास कुछ और ही घटित होने वाला था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उन्हें यह स्पष्ट निर्देश मिल चुका था कि कब, कहां और क्यों एयर स्ट्राइक करनी है। इस गहन योजना को तैयार करने में लगभग 15 दिन लगे थे। 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक लगातार मंथन चलता रहा। खुफिया एजेंसियों, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर एक अचूक रणनीति तैयार की थी। यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण था, जिसकी गूंज बहुत जल्द पूरी दुनिया सुनने वाली थी। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जो अपने आप में एक अद्वितीय सैन्य कार्रवाई थी। इस साहसिक ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि बहावलपुर, मुरीद के तेहरकला, सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फरपुर सहित कुल 9 अलग अलग ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इन हमलों में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनके ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। यदि हम इन ठिकानों की गहराई में जाएं, तो पहला लक्ष्य मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर था, जिसे जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बताया जाता है और जिसका प्रमुख मसूद अजहर है। इस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिनमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भतीजी और भतीजी का पति, साथ ही एक अन्य भतीजी शामिल थी। यह कार्रवाई न केवल आतंकवादियों के लिए एक करारा झटका थी, बल्कि उनके संरक्षकों को भी एक स्पष्ट संदेश था। जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर तक जब यह खबर पहुंची कि बहावलपुर स्थित उसका मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह पूरी तरह से तबाह हो गया है और उसके कई करीबी रिश्तेदार मारे गए हैं, तो उसने कथित तौर पर कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब यह बात भारतीय मीडिया ने जनता को बताई, तो यह वास्तव में एक अविश्वसनीय क्षण था। मसूद अजहर का इतिहास भारत के लिए आतंक का पर्याय रहा है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 191 यात्री सवार थे। आतंकवादियों ने यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार से मसूद अजहर और 3 अन्य आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारत को उनकी मांग माननी पड़ी थी। रिहा होने के बाद मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिनमें साल 2000 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2016 में पठानकोट हमला और 2019 में पुलवामा हमला शामिल है। इन सभी हमलों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई एयर स्ट्राइक ने जैश ए मोहम्मद के इस गढ़ मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले में न केवल कई आतंकवादी मारे गए, बल्कि संगठन की रीढ़ भी टूट गई। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ठिकाने की, मरकज तैयबा मुरीद के। यह कुख्यात लश्कर ए तैयबा का गढ़ था, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जहां अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को आतंक की शिक्षा दी गई थी। न जाने कितने और आतंकियों को यहां जहर भरा गया होगा। अजमल कसाब का नाम सुनते ही 26 नवंबर 2008 की वह भयावह रात याद आती है, जब कसाब और इस्माइल शोएब नाजीर समेत लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में घुसपैठ की थी। उन्होंने 4 दिनों तक मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबेराय होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कामा हॉस्पिटल जैसी जगहों पर कहर बरसाया था। इस निर्मम हमले में 160 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें कई अधिकारी भी शामिल थे। यह खुलासा हुआ था कि इस हमले को अंजाम देने वाले अजमल कसाब और उसके साथी ने मरकज तैयबा मुरीद में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 6 और 7 मई 2025 की रात जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक शुरू हुई, तो 1:05 से लेकर 1:30 के बीच लश्कर ए तैयबा का यह प्रशिक्षण केंद्र भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जिस जगह पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ साजिश रचने और निर्दोषों का खून बहाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, वह अब मलबे का ढेर बन चुका था। तीसरा महत्वपूर्ण ठिकाना मुजफ्फराबाद में स्थित शाहबाई नाला कैंप था, जो लश्कर ए तैयबा का एक और अड्डा था।
इसी संगठन के आतंकवादियों का हाथ सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए कई हमलों में रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो 3 आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर मारा और मरने से पहले कहा कि जाकर नरेंद्र मोदी से कह देना कि इस तरह से मारा है। उनके तार भी कहीं न कहीं इसी संगठन से जुड़े थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन आतंकी संगठनों के हौसले पस्त हो गए थे। 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग में बन रही एक टनल के पास आतंकवादियों ने रात के लगभग 8 बजे बेकसूर मजदूरों, डॉक्टरों और कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इन आतंकवादियों ने मुजफ्फराबाद के साहबाई नाला कैंप में लश्कर-ए-तैयबा से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया गया है। चौथे ठिकाने की बात करें तो वह मरकज अब्बास कोटली था, जो नियंत्रण रेखा से लगभग 13 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का एक अड्डा था। यहाँ फिदायीन हमलावरों को तैयार किया जाता था, जिन्हें आत्मघाती हमलों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले में 40 भारतीय जवानों की शहादत इसी तरह की ट्रेनिंग का परिणाम था। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक ने इस मरकज अब्बास कोटली को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। 5वां ठिकाना मुजफ्फराबाद में स्थित सैयद बिलाल कैंप था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक केंद्र था, जहां हथियारों का प्रशिक्षण, विस्फोटकों का इस्तेमाल और जंगल में जीवित रहने की तकनीक सिखाई जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस कैंप को भी नष्ट कर दिया गया है। 6ठा ठिकाना महमूदना जोया सियालकोट था। यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र था, जहां पठानकोट हमले के आतंकवादियों को तैयार किया गया था। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के काठुआ में एसओजी की टीम पर हमला करने वाले 4 शहीद जवान तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगवीर सिंह और बलबीर सिंह पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने यहीं पर प्रशिक्षण लिया था। इस ठिकाने को भी भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया। इसी तरह सरजल तेहरा कला भी आतंकवादियों का एक प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे इस एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 8वें नंबर पर मस्कर राहिल शाहिद कोटली था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकवादियों को इसी मरकज राहिल शाहिदी कोटली में ट्रेनिंग दी गई थी। 6 और 7 मई 2025 की रात को यह ठिकाना भी भारतीय वायुसेना के निशाने पर आया और तबाह कर दिया गया। मरकज अहले हदीस बरनाला, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक ठिकाना था, भीमर बरनाला कैंप के भीतर हथियारों के प्रशिक्षण के लिए जाना जाता था। इसे भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया गया। इन ठिकानों के तबाह होते ही पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने रातों रात अलग अलग तरह के बयान देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक मारे गए हैं। यह बयान विदेशी सहानुभूति बटोरने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोने धोने की रणनीति का हिस्सा था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उनके आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी जनता को खुश करने के लिए झूठी खबरें प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और नियंत्रण रेखा पर स्थित एक चेक पोस्ट को भी नष्ट कर दिया गया है, जिसमें 3 राफेल और 2 सुखोई विमान शामिल थे। पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह के झूठे दावों के गीत गाता रहा, ताकि अपनी जनता को संतुष्ट किया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलायंस के डायरेक्टर जनरल का एक बयान भी खूब वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई है, जिसमें 8 लोग मारे गए और 35 घायल हुए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही है। हालांकि यह जग जाहिर है कि भारत ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। हर बार शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान की आदत वैसी ही है, जैसे किसी को पीटने के बाद वह फिर से कपड़े झाड़कर खड़ा हो जाता है और चुनौती देता है कि अब मार के दिखाओ तो जाने। हर बार भारत मारता है और वह फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आता है। जब 7 मई 2025 को यह खबर मीडिया में आई और लोगों तक पहुंची, तो सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए और उन्होंने जो कहा वह वास्तव में हर भारतीय का दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, उन्होंने बहुत कम समय में यानी केवल 15 दिनों के भीतर एक सटीक योजना तैयार की। खुफिया एजेंसियों से आतंकवादी प्रशिक्षण ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जिस दक्षता और साहस का प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में सलाम के काबिल है। और सलाम के काबिल क्यों न हो, यह नया भारत है। मेरे दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को बताने का हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को जागरूक करना है। यह बताना है कि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास स्थित बेसन घाटी में देश भर से आए पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, उन्हें बेवजह मार दिया गया था, उसका बदला लेने की यह कहानी वास्तव में भारतीय सेना को बार बार सलाम करने के लिए प्रेरित करती है। हम उन्हें बार बार नमन करते हैं। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।